Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. In this video, I'm going to explain class 8th SST of NCERT pattern Civics. Lesson number 3. हमें संसद क्यों चाहिए? आज हम बात करेंगे राज्यसभा के कार्य और शक्तियों की। राज्यसभा के कौन कौन से कार्य हैं? राज्यसभा जो हमारे संसद का एक अंग है, इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, कहाँ कहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विधायनी शक्तियाँ। तो विधायनी शक्तियाँ, धन विधेयकों को छोड़कर कोई भी साधारण बिल राज्यसभा में पहले पेश हो सकता है। धन विधेयक यानी कि जो बजट है उसको छोड़कर कोई भी साधारण जो हम बिल पेश होता है संसद में, वो राज्यसभा में लोकसभा से पहले पेश हो सकता है। लेकिन कोई भी बिल उस समय तक संसद द्वारा पास नहीं समझा जा सकता और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा पास ना हो जाए। अर्थात दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को किसी भी बिल को पास करना होता है और दोनों ही सदनों द्वारा पास हो जाने के बाद ही, दोनों सदनों द्वारा सहमति मिलने के बाद ही उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन यदि किसी बिल पर किसी भी संशोधन या किसी भी अनुमोदन पर दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाएं, तो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस बिल को उनके सामने रखता है, यानी कि दोनों सदनों के सामने एक समान। दोनों सदनों में जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो दोनों जब सदन इकट्ठे बैठते हैं तो उस समय उस बिल को दोनों सदनों के सामने रखा जाता है और उस संयुक्त बैठक में उस बिल पर हुआ जो फैसला होता है उसे दोनों सदनों का सामूहिक निर्णय समझा जाता है। यानी कि दोनों सदनों का सामूहिक जो फैसला है, यानी कि दोनों सदनों की तरफ से उसे मंजूरी मिल गई है, सहमति मिल गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही सभापति यानी कि अध्यक्ष पद का जो भूमिका है वही निभाता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय की धन संबंधी शक्तियाँ। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ जो है लोकसभा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें धन बिल है, जो बजट बिल है, जो वित्तीय विधेयक है, वो इसमें पेश नहीं हो सकता क्योंकि धन बिल और बजट जो है लोकसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा धन बिल को 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। यदि वो चाहे तो उसे रोक सकती है कि वो उसे पास ना करें, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी अगर लोकसभा उसे पास कर देती है तो वो बिल जो है, वो धन बिल या बजट जो है वो पास समझा जाता है। भारतीय राज्यसभा चाहे धन बिल को रद्द कर दे या उसमें कोई चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे, या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे, अर्थात उस बिल पर किसी प्रकार कोई बहस ना हो, कोई ध्यान ना दे, इन सभी दिशाओं में यह बिल राज्यसभा से पास समझा जाएगा। अर्थात उसे स्वीकृति मिलती हुई समझी जाएगी कि वो राज्यसभा जो है उस बिल पर सहमत है। क्यों? जिस रूप में लोकसभा ने उसे पास किया था। अर्थात लोकसभा की जो वैल्यू है, जो लोकसभा है, वो उसी के द्वारा जो पास हुआ विधान बिल है, उसी को विधेयक बनाकर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा पास करे ना करे, उससे लोकसभा के जो फैसला इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा की इच्छा है कि वह धन बिल पर राज्यसभा की सिफारिश को माने या ना माने। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की। राज्यसभा की कार्यकारी शक्तियाँ बहुत सीमित हैं। लोकसभा की तो व्यापक है, लेकिन राज्यसभा की कार्यकारी शक्तियाँ हैं बहुत सीमित हैं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं, यानी कि जो कैबिनेट बनती है, जो सरकार बनती है, उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें राज्यसभा के सदस्यों को लिया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, जो पूरक प्रश्न हैं, वो पूछने का अधिकार है और प्रश्नों ही द्वारा ही वो प्रशासन की जानकारियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट पर विचार करते समय या काम रोको प्रस्ताव पेश करके भी राज्यसभा के सदस्य जो सरकार है या शासन है उसकी आलोचना कर सकते हैं। परंतु
राज्यसभा अपने अविश्वास द्वारा मंत्रियों को नहीं हटा सकती। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में हैं या कैबिनेट में होते हैं, यदि वो वहाँ से मंत्रिमंडल से हट जाते हैं या वो अपना विश्वास वापस ले लेते हैं, विश्वास मत वापस ले लेते हैं, तो उससे जो है मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है उसको कोई असर नहीं पड़ता और मंत्रियों को हटाया नहीं जा सकता। अब हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों की। राज्यसभा को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, मतलब न्यायालय जैसे न्यायालय होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपदस्थ यानी कि उसे पद से हटा सकती है और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ करने का अधिकार भी राज्यसभा को ही है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव भी पास कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर, देखो यहाँ दोनों में क्या आ रहा है, लोकसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयोग, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के विरुद्ध दोषारोपण, उन पर किसी प्रकार कोई दोष आता है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी उनके खिलाफ बात होती है, उनके विरुद्ध होता है, तो उस प्रस्ताव को पास कर सकती है। और ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति जो है, जब उसे मंजूरी मिलती है उन्हें राष्ट्रपति को, तो वो उस अधिकारी को हटा भी सकते हैं। अब बात आती है संवैधानिक शक्तियों की। संवैधानिक मामलों में राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि संविधान में संशोधन करने वाला बिल जो है संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी पेश हो सकता है और राज्यसभा में पेश हो सकता है। लेकिन राज्यसभा में पेश किया गया बिल तब तक वो पास नहीं समझा था जब तक वह लोकसभा द्वारा भी पास ना किया गया हो, अर्थात दोनों सदनों द्वारा सहमति मिलना आवश्यक है, दोनों सदनों द्वारा बहुमत मिलना आवश्यक है। संकटकालीन शक्तियाँ। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन उद्घोषणा, मतलब यदि देश में किसी प्रकार का कोई संकट आता है और सरकार यानी कि जो राष्ट्रपति है संकट काल घोषित करता है, तो उस समय राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर उस संकट काल को 1 महीने से अधिक लागू रहने अर्थात या उस संकट काल को रद्द करने का प्रस्ताव भी पास करते हैं। यदि उस समय लोकसभा भंग हो तो केवल राज्यसभा का अनुमोदन ही आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा भंग हो जाती है, विश्वास उसमें बहुमत नहीं होता है, तो उस समय अगर संकट काल की स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो उस प्रस्ताव को पास करते हैं, उसको अनुमोदन करते हैं, तो उस समय उस प्रस्ताव को पास समझा जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी कि चुनाव संबंधी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हैं या निर्वाचित हैं। राज्यसभा अपना एक उप सभापति चुनती है जिसे डिप्टी चेयरमैन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब इसकी विशिष्ट स्पेसिफिक जो शक्तियां हैं, जैसे कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं स्थापित करने के संबंध में संसद को अधिकार दे सकती है कि जो हमारी जुडिशियल सर्विसेज हैं, जो हमारी न्यायिक सेवाएं हैं, उनमें किसी प्रकार का संशोधन आ सकता है या उन्हें किस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए और बिना किसी भेदभाव के ऐसी सेवाओं को चलाने के लिए कोई भी प्रस्ताव जो संबंध में अधिकार जो है वो दे सकती है कि राज्यसभा इसे संसद को अधिकार दे सकती है कि आप उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन जो है वो कर सकते हैं और उस सेवाओं को पूरे भारत के लिए एक समान बना सकते हैं। राज्यसभा 2/3 बहुमत से कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे भी ऐसा अधिकार दे सकती है कि वो अखिल भारतीय जो नई सेवाएं हैं उन्हें स्थापित कर सके। तो देखा आप बच्चों ने
कितनी सारी शक्तियाँ हैं, कितने सारे अधिकार हैं जो राज्यसभा जो है अपना उन्हें प्रयोग करती है और देश के भले के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी कई मामलों में दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक है। जैसे धन बिल है, बजट है, ऐसे मामलों में लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन दोनों सदनों की स्वीकृति इसमें आवश्यक है। किसी भी कानून को पास होने से पहले, किसी भी कानून को बनने के लिए दोनों सदनों का बहुमत होना आवश्यक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।